हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज आपका यहाँ पर बच्चों डिस्कशन होने वाला है 3D ज्योमेट्री को लेकर। और हमारे जो जेईई मेन की यहाँ पर अभी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसमें आज हम यहाँ पे 3D ज्योमेट्री के अंदर वो सारे टॉप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जहां पर हो सकता है कि आपको दिक्कत आई हो या फिर कुछ ऐसे सिनेरियोज यहाँ पर पूछे गए हैं जो आपने शायद पहले नहीं देखे हो। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर सेशन को देखना। आपके साथ में यहाँ पर बच्चों मैं कुछ मल्टीपल सॉल्यूशंस भी प्रेजेंट करूंगा। जो हमारे रेगुलर सॉल्यूशंस होते हैं किसी क्वेश्चन को देखने के, वो तो ऑब्वियसली यहाँ पर कई सारे बच्चे सोच पाएंगे, लेकिन क्या वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उस क्वेश्चन के लिए, वो यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। सो विल बी डिस्कसिंग मल्टीपल अप्रोचेस इन फ्यू क्वेश्चंस एंड यू आल्सो ट्राई टू सी कि वेयर जेईई इज एक्चुअली प्रोसीडिंग एंड किस तरह से यहाँ पर सवालों बनाने की सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को देखते हैं तो लगभग 15 सवाल 3D ज्योमेट्री से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं एंड उनमें से 5-6 सवाल में आप नोटिस करोगे कि आपको काफी फॉलो अप क्वेश्चंस यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इन द सेंस कि पहले आपसे कुछ एक सेक्शन सॉल्व करवाया और फिर उसका जो आंसर आया उसको आगे फिर से यूज करवा रहे हैं एक और चीज सॉल्व करवाने के लिए, ठीक है ना। तो उस वजह से हुआ क्या है कि सवाल का लेंथ ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया है। जहां पे आपको 2 सवाल मिलने चाहिए थे, 8 नंबर मिलने चाहिए थे, वहां पर अब आपको एक ही सवाल सॉल्व करके 4 नंबर मिल रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो जब आप यहाँ पे एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि यार आपकी स्पीड कितनी ज्यादा मायने रखती है एंड आपका यहाँ पे जो फर्स्ट थॉट है, जो 3D के क्वेश्चंस को देखकर आपको आ जाना चाहिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप स्टक हो जाते हो यहाँ पे थॉट लेवल पे, तो फिर सबसे ज्यादा समय लगता है आपको यहाँ पे रिकवर करने में और वहां पे उस क्वेश्चन को अंडर टाइम लिमिट सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो आप भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस इस तरह से करें कि आपको एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं वो तो पहले से चमक जाना चाहिए कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है तो इसको मैं इस तरह से आगे सॉल्व करके आंसर निकाल ही लूंगा। भले ही 4 की जगह 6 स्टेप्स लग जाएं, 10 स्टेप्स लग जाएं, लेकिन एटलीस्ट सोचने में समय मैं यहाँ पे स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिखते से यहाँ पर मुझे सॉल्व क्या करना है वो पता है, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। 3D ज्योमेट्री का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इट इज फ्रॉम 21 जनवरी शिफ्ट 1। देखो यहाँ पर भी फॉलो अप क्वेश्चन आपको नजर आएगा। हालांकि यहाँ का फॉलो अप क्वेश्चन काफी सिंपल है, बट स्टिल देयर इज अ फॉलो अप क्वेश्चन, राइट। ये क्या बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या है, आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर, ठीक है ना। अगेन सिनेरियोज आर प्रीटी स्टैंडर्ड, है ना। इस क्वेश्चन में एटलीस्ट तो स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। आपके पास में क्या है, कोई एक पॉइंट है, पॉइंट का यहाँ पे अगर मैं नाम लेटर से पी रखता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 5,4,2 एंड हमारे पास में लाइन की इक्वेशन भी अवेलेबल है, ठीक है ना। यहां से हम डालना चाहते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉप, ठीक है ना। परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल के आएगा हमारे पास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा गामा से डिनोट किया जा रहा है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक बार आ जाएगा तो फिर तो आगे हम यहाँ पे प्रोजेक्शन के लिए उस वेक्टर को क्रिएट करके यूज कर लेंगे। लेकिन पहले यहां तक पहुंचने का हमारा तरीका क्या होता है कि हम इस m को लैम्डा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो। और लैम्डा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अगर वेक्टर फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन दी है तो और भी ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपको आई कैप, जे कैप, के कैप बस अलग अलग करके देखना होता है। तो वो जो आपके आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट्स होते हैं वही क्या बन जाते हैं, आपके कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। जैसे यहां पर क्या आएगा आपका आई कैप के साथ में -1 एंड 2 लैम्डा, -1 आया, 2 लैम्डा आया। तो यही क्या है आपका, यही एक्स कोऑर्डिनेट है इस m पॉइंट का। y के साथ में क्या है, यहां से 3 है, यहां से 3 लैम्डा है, 3 है, 3 लैम्डा है, तो ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। एंड इसके साथ में k के साथ में अगर आप देखते हैं तो 1 है एंड देन माइनस लैम्डा है, ये आपका z कोऑर्डिनेट हो गया। तो एक बार आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ना। हर चीज हमारे दिमाग में यहाँ पे प्री प्लान्ड है। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी इस तरह के क्वेश्चंस की, एकदम नोन क्वेश्चन है हमारे लिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पीएम वेक्टर बेसिकली डिफाइन करेंगे। पीएम वेक्टर अगर आप डिफाइन करते हो तो अगर 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा एंड सब्ट्रैक्ट करके आपका -6 आने वाला है किसके साथ में, आई कैप के साथ में। उसके साथ में अगर आप देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपका 3 लैम्डा एंड देन -1 जे कैप के साथ में। और ऐसे ही के कैप वाली क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 सब्ट्रैक्ट करके आपको -λ -1 के कैप मिलने वाला है। सो वंस यू आर डन विद दिस, अगर आपको ये पता चल गया कि अच्छा ठीक है मेरा जो वेक्टर है वो कैसा नजर आ रहा है, ठीक है, मेरा पीएम वेक्टर कैसा नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या होता है कि जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ऑलरेडी हम जानते हैं, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कौन सा है, ये वाला। इसके साथ में डॉट करके आपको कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ये हमारा मेन आइडिया है। सो पीएम डॉट डी यहां पर हम करेंगे, पीएम डॉट डी इसको 0 के बराबर करेंगे। सो यहां से वैल्यूज उठाते जाओ, यहां से आई कैप उठाना है, यहां से आई कैप उठाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 4 लैम्डा -12। फिर यहां से हम जे कैप का कोएफिशिएंट यहां से 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके उसमें 9 लैम्डा -3 एंड ऐसे ही के कैप के साथ में -1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा आपका लैम्डा +1 इक्वल टू 0। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरे पास में कितना कितना क्वांटिटी बन रहा है, यहाँ पे 4, 9 एंड 1 मिलके टोटल 14 लैम्डा हमारे पास आया है। एंड कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर आपके यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा, आपको नजर आएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका -15 और ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 1 के साथ में 14 के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ गई है सुंदर सी 1 के बराबर, ठीक है ना। ये आने से हमें काफी अच्छा लग रहा है
है ना। एक तो कैलकुलेशन ठीक ठाक करिए, इस बात की गारंटी मिल जाती है जब इतना अच्छा वैल्यू निकल कर आता है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन काफी सारी रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आगे जो बनेगा पॉइंट को लेके वो भी सिंपल बनने वाला है, इस बात की भी गारंटी है। सो विल जस्ट पिक दिस पॉइंट वंस अगेन, और यहाँ पे 1 इनपुट में डालते हैं तो कितना बनेगा आपका यहाँ पे 1, इसके साथ में आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है ना। एक बार फिर से चेक कर ले, 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आपका 0 पॉइंट बन रहा है। सो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। यहाँ से हम इसको पिक कर सकते हैं। तो अगला सवाल जो इन्होंने क्रिएट किया है वो अल्फा बीटा गामा की मदद से किया है, कि अब आपको निकाल के बताना है क्या, प्रोजेक्शन की वैल्यू। सो प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट होता है, प्रोजेक्शन के लिए दोनों वेक्टर्स का डॉट करना है जो भी इन्वॉल्व है, यस और नो, और दोनों वेक्टर्स का डॉट करने के बाद में जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। सो प्रोजेक्शन का कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शन आपका बनेगा अल्फा के साथ में 6 मल्टीप्लाई करो, सो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 6 आएगा। फिर यहाँ पे बीटा के साथ में 2 मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12, एंड देन 3 के साथ में तो आपको गामा मतलब 0 ही मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो डॉट हमने क्रिएट कर लिया, नीचे कितना आना चाहिए, नीचे आएगा अंडर के अंदर इसका मैग्नीट्यूड, है ना, मतलब इसके स्क्वायर्स की वैल्यूज। तो यहाँ पे 36 है, 4 है, 9 है, सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 18/7 के बराबर, ठीक है ना। तो काफी सिंपल सा यहाँ पर आपका सवाल था। अभी जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, इसके अंदर बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक सवाल सॉल्व करके चैन नहीं पड़ रहा है, आपको एक और सवाल सॉल्व करने के लिए इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस। यहां देखो क्या हो रहा है, ये काफी शानदार सवाल है। इसका मैं आपको यूजुअल तरीका बताता हूं, फिर इसके बाद में और क्या कर सकते थे इस सवाल में वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो मेथड 1 पहले आपको बताता हूं इस सवाल की, आप भी यहाँ पर पॉज करके सवाल को अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, है ना, अपने साइड से एक ईमानदार एफर्ट लगाना चाहते हैं, डेफिनेटली लगाओ। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास में सिचुएशन जो है उसके अंदर 2 लाइंस ऑलरेडी गिवन है। लाइन 1 क्या है ना, वो किस वेक्टर के पैरेलल है और कहां से पास हो रही है, मतलब हम इक्वेशन जानते हैं। लाइन 2 क्या है, कौन से वेक्टर के पैरेलल है और कहां से पास हो रही है, मतलब हम लाइन 2 भी पूरी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। लाइन 3 क्या कर रही है, वो इस वेक्टर के अलॉन्ग जाएगी और दोनों लाइंस को कट करेगी सी और डी पे, है ना। तो कोई तो 2 लाइंस हमारे पास पहले से थी, ठीक है ना, और फिर एक लाइन है जो इनको कट करते हुए जा रही है सी और डी पे, राइट। ये मान लेते हैं L1 है, ये मान लेते हैं L2 है, और हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे बेसिकली सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाल के बताना है। तो जब भी इस तरह का सवाल हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि लेट अस राइट सी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, है ना। तो लैम्डा के टर्म्स में हम अगर अपना सी लिख लेते हैं, वैसे ही लेट अस राइट डी इन टर्म्स ऑफ म्यू। कैसे लिखेंगे, लाइन की इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे लैम्डा और म्यू पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, और एक बार ये आ जाता है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सी डी वेक्टर। अब सी डी वेक्टर जो आपका यहाँ पे क्रिएट होगा, सी डी वेक्टर जो आपका क्रिएट होगा वो किसके टर्म्स में होगा, दैट वुड बी सम फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड म्यू, है ना। लैम्डा और म्यू में कोई वेक्टर बेसिकली आपके यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है ना। ऐसे लिख दिए, लिखना नहीं चाहिए लेकिन चलो ठीक है, समझाने के लिए लिख दिया कि यहाँ पे जो बनेगा वो एक्जैक्टली मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि तो आपके यहाँ पे सम कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्डा एंड म्यू बेसिकली यहाँ पे वेक्टर के फॉर्मेट में आने वाला है, एंड देन वी कंपेयर इट विद दिस गिवन वेक्टर। क्योंकि आपके यहाँ पे जो सी डी का डायरेक्शन है वो हमें पहले से पता है, तो कंपेयर करके हम यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से कंपेयर करके हम लैम्डा कितना है निकालते हैं एंड म्यू कितना है निकालते हैं। सो वंस दैट इज क्लियर, तो हमारे पास में दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस आ जाएगा तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी हम निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ये लैम्डा और म्यू की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है ना। नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग डिफरेंट, है ना, एंड यू आल्सो थिंक कि क्या और अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी कैन सी। सो पहली बात तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि आपके पास में जो यहाँ पे दोनों लाइंस गिवन है, ठीक है ना। मेथड 2 ध्यान से समझने की कोशिश करना, हो सकता है कि ये आपने आज तक कभी नहीं इस्तेमाल किया होगा तरीका, ठीक है ना। ओके, तो सीखने की कोशिश भी यहाँ पर करना। मेथड 2 हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, देखो आपके इसमें दोनों लाइंस तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी जो तीसरी लाइन L3 है उसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है। तो आप यहाँ पे पहले तो ये सोचो कि अगर मेरे पास में जो 2 गिवन लाइंस हैं, अगर तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, अगर तो L1 L2 आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जबकि यहां पर हमने कुछ कमेंट किया नहीं है, ठीक है ना। यहां पे अभी मैंने उसको ओपन छोड़ दिया था कि यार ये पता नहीं इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे सोच के, ठीक है ना। यहां पे लेकिन अगर मैं सिनेरियो सोच रहा हूं कि L1 L2 अगर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो क्या ये सवाल कोई सेंस बनाएगा, नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो L3 है उसकी हमने केवल डायरेक्शन फिक्स करी है। केवल डायरेक्शन फिक्स कर देने से क्या आपके यहाँ पे CD लेंथ फिक्स हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं इस तरह की इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ में तीसरी इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना चाहता हूं, तो फिर तो मैं ऊपर नीचे कहीं पर भी बना सकता हूं और CD का लेंथ यहाँ पर आपका चेंज होते रहेगा। मतलब सिनेरियो ऐसा तो है ही नहीं, है ना। ऐसा सिनेरियो तो आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो L1 L2 गिवन है वो कैसी है, आपकी स्क्यू लाइंस है। इज दैट फाइन। सो दिस इज द फर्स्ट आइडिया जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे थे क्लैरिटी के लिए,
कि यार हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो गिवन लाइंस है वो कैसी हैं, स्क्यू लाइंस है। मतलब एक लाइन अगर ऐसी आई है तो एक लाइन आपकी उस तरफ चली जाएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ यू कैन डेफिनेटली हैव सम प्लेस जहां पे आप क्या देख पा रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला आपका यहाँ पे जो लाइन है उसको यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कितना लिख सकते हैं, चलो हम यहाँ पे पी क्यू से उसको डिनोट कर लेते हैं। पी क्यू बेसिकली आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला यहाँ पे डायरेक्शन है, राइट। क्या हमें इसमें इंटरेस्ट है? हमें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हम तो क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली अब जो है सीडी के डायरेक्शन में यहाँ पे इस वेक्टर के अलोंग यहाँ पे एक लाइन बनाना चाहते हैं L3, एंड वो डिस्टेंस भी हम निकालना चाहते हैं। सो द लॉजिक विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू इज दिस कि अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपनी दोनों ही लाइंस जानता हूं, तो क्या मैं उसके ऊपर लाई करने वाले दो पॉइंट्स भी जानता हूं, ए और बी? बिल्कुल जानता हूं। ये रहा आपका ए पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट। तो हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर हमारा जो थॉट होता है वो क्या होता है कि यार मैं इस ए बी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन लूंगा एन वेक्टर की डायरेक्शन में। एन वेक्टर कैसे आता है, जो दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर जाने वाला डायरेक्शन है वही आपका एन वेक्टर होता है। सो ए बी का जो प्रोजेक्शन होता है एन वेक्टर के डायरेक्शन में वही यहाँ पे पी क्यू के बराबर आता है, जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। लेकिन अभी हमारे पास में जो सिनेरियो है इसके अंदर हमारे पास में अपार्ट फ्रॉम ए बी वी ऑल्सो हैव वन मोर सिचुएशन, जहां पे हमें बोला जा रहा है कि आप ना सी से लेके डी तक भी जा पा रहे थे। आप सी से लेके डी तक भी जा पा रहे थे। देयर इज अ लाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसको हम सी डी वेक्टर यहां पर बोल रहे हैं। वो भी यहां पर किस तरह से कि सी एक पॉइंट इस लाइन पे है और एक पॉइंट उस लाइन पे है, और ये वाला जो वेक्टर है इसका भी अगर मैं प्रोजेक्शन लूंगा एन वेक्टर की डायरेक्शन में तो वो पी क्यू के बराबर ही आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे इन ए और बी पॉइंट्स में कुछ बहुत स्पेशल होता है इसलिए इसका प्रोजेक्शन जो है आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बराबर आता है। वो तो किसी दूसरे वेक्टर का भी प्रोजेक्शन उतना ही आएगा। वो तो क्या है, हमारे पास में क्वेश्चन में और कोई वेक्टर यूजुअली अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए हम ए बी वेक्टर का ही प्रोजेक्शन हर बार लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो लॉजिक है वो ये है कि आप अगर ए बी का प्रोजेक्शन लेते हो एन वेक्टर पे और सी डी का प्रोजेक्शन लेते हो एन वेक्टर पे, तो दोनों की वैल्यू सेम आना चाहिए। ये छोटी सी कंडीशन अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे सीडी का लेंथ ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सीडी वेक्टर आप यहाँ पे काफी इजीली लिख सकते हो अगर आप ऑलरेडी जानते हैं कि सीडी वेक्टर इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जाने वाला है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सीडी वेक्टर जो है ना आपका, दैट इज सम लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर -3i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 16k कैप, ठीक है। और हमें क्या चीज चाहिए होगी, हमें डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर पहले चाहिए होगा। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल वेक्टर के लिए आप यहाँ पे जो दोनों लाइंस के डायरेक्शन है उनको एक बार क्रॉस करके रख लो। सो हमारे पास में आई कैप, जे कैप, के कैप है, एंड अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो वेक्टर्स क्या क्या है, 3, 2 एंड 4 है। ये पहले लाइन के अलॉन्ग वेक्टर है, दूसरे लाइन के अलॉन्ग वेक्टर ये वाला है, ठीक है ना, 2, 1 एंड 3, राइट। अगर आप यहाँ देखते हैं आई कैप के साथ में क्या बनेगा, तो यहाँ पे 6 और 4 करके 2 बन रहा है। माइनस जे कैप के साथ में कितना बनेगा, तो यहाँ पे -9 और 6 आपका यहाँ पे -17 बन रहा है। एंड लास्ट वाला अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो के कैप के साथ में कितना आ जाएगा, यहाँ पे -7 आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव एज द वेक्टर, ठीक है ना। अगर आप और क्लियरली लिखना चाहें तो ये बेसिकली 2i कैप प्लस 17 जे कैप एंड -7 के कैप। ये जो वेक्टर है इसके साथ में प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ही वेक्टर्स का प्रोजेक्शन ए बी वेक्टर का एज वेल एज सी डी वेक्टर का इक्वल निकल कर आएगा। बस इतनी सी कंडीशन हम लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए ए बी वेक्टर भी अगर आप पहले से लिख के रखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि आपके पॉइंट्स यहाँ पे काफी क्लियर है। ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है। तो अगर मैं ए बी वेक्टर लिखना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, दिस माइनस दैट करके 2i कैप, दिस माइनस दैट करके -3j कैप एंड दिस माइनस दैट करके -2k कैप, ठीक है। ए बी वेक्टर ये लिखा है, सी डी वेक्टर ये लिखा है, प्रोजेक्शन लिखना चाहते हैं इस एन वेक्टर के साथ में, ठीक है। मतलब आपका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका इक्वेशन बनेगा ऐसा कुछ छोटा सा कि n के साथ में डॉट करूंगा अगर मैं ए बी का और डिवाइड करूंगा n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। तो ये जो प्रोजेक्शन की लेंथ है यही सेम लेंथ कब आएगी, जब n वेक्टर के साथ में मैं सी डी वेक्टर का डॉट करूंगा और डिवाइड करूंगा n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। तो यहां से n वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका मतलब ज्यादा परेशान नहीं कर रहा है, ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा। सो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड गेट्स कैंसिल्ड आउट, ठीक है ना। एंड आपके इसमें अब यहाँ पे इसका मतलब बस ये डॉट प्रोडक्ट्स को ही आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। सो वन वे इज डेफिनेटली दिस, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। अगर आप पसंद कर रहे हैं उस चीज को, अगर आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि आप इसके साथ में भी काफी स्पीड बना सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज अनदर वे इज सिंपली दिस कि अगर आपके उसमें कभी भी आगे से ऐसा सवाल आता है तो आप बस ये दोनों डॉट को इक्वेट कर देना। क्योंकि आज आपने अगर पहली बार ये प्रोसेस देखी तो आपको ये सारी चीजें सोचना जरूरी था, लेकिन अगर आपको अभी सिनेरियो पता चल चुका है तो आगे से आपको क्या करना है, ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर लिखना है,
एन वेक्टर कैलकुलेट करना है और ये डॉट की वैल्यूज को इक्वेट करना है, ठीक है ना। सो ये भी है एक तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एंड अगर मैं यहाँ पे डॉट करके देखता हूँ तो देखो ए बी वेक्टर ये लिखा हुआ है, एन वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 4 आ रहा है सबसे पहले, फिर आपका इसमें -51 आ रहा है, उसके साथ में आपका +14 आ रहा है, ठीक है ना। ये आगे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी यही करना है। यहाँ से लैम्डा तो देखो आएगा ही आएगा आपके पास में, लैम्डा तो यहाँ से आएगा ही आएगा। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर साथ में लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका -6, उसके साथ में 5 एंड 17, ये आपका आ जाएगा कितना 85, एंड लास्ट में 16 एंड 7, ये आपका आ जाएगा -112, ठीक है। ये चीज आप एक बार कैलकुलेट करके देखो कि लैम्डा कितना आ रहा है। लैम्डा जो है वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपको सीडी वेक्टर मिल जाएगा, सीडी वेक्टर मिल जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी निकालना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग क्या है इस सवाल के अंदर आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो कैलकुलेशन यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो आपका 51 और 18 का जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा 33 के बराबर आएगा। एंड इस तरह भी आपका इसमें लैम्डा के साथ में मॉड के अंदर क्या बनेगा 33 ही बनेगा। कैलकुलेशन एक बार करके देखो। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द लैम्डा कम्स आउट टू बी +-1। हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस, लैम्डा एक्चुअली कम्स आउट टू बी +-1। इसका मतलब ये जो बेसिकली इन्होंने वेक्टर देके रखा था ना, ये एक्चुअली सीडी वेक्टर ही है। ये जो वेक्टर इन्होंने क्वेश्चन में देके रखा है ये सीडी वेक्टर ही है, और अगर ये सीडी वेक्टर है तो इसी का एक्चुअली मैग्नीट्यूड आपका आंसर निकलने वाला है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट। सो द लास्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इज जस्ट दिस कि आप यहाँ पे है ना लैम्डा इक्वल टू 1 अगर जान चुके हैं तो आपको सीडी वेक्टर पता चल चुका है। देयरफॉर सीडी वेक्टर जो है वो यही है, प्लस के साथ कर लो माइनस के साथ कर लो फर्क नहीं पड़ रहा। तो कितना आ जाएगा -3i कैप +5j कैप एंड देन 16k कैप। अगर आप यहाँ पे सीडी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 256 आएगा, सबको ऐड कर लो यहाँ पे अच्छे से। तो व्हाट डू यू गेट अल्टीमेटली, है ना, ये हो जाएगा आपके इसमें 65, 70 एंड 90, है ना। 290 यहाँ से आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। 290 मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन लगा मुझे यहाँ पे, जहां पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि बिना लैम्डा म्यू के टेंशन लिए भी हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास में यहाँ पे इस तरह के पीवाईक्यूज और भी पहले आए हैं, आप पीछे वाली ईयर्स में भी जाके इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ के उनको भी इस तरह के अप्रोच से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस एंड व्हाट इज अप नाउ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्या ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है या कुछ एक्स्ट्रा डिमांड की जा रही है। P दिया है अल्फा बीटा गामा बी ए पॉइंट ऑन द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ दैट फ्रॉम द पॉइंट दैट एंड नियरर टू ओरिजिन देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। देखो फिर से यहाँ पर फॉलो अप क्वेश्चन है कि नहीं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार आप ये सारी चीजें नोटिस करो कि अगर इसने केवल मुझसे ये 4√14 डिस्टेंस पे ये पॉइंट पूछ लिया होता तो वही अपने आप में क्वेश्चन था। इस तरह के सवाल जेईई में पहले आए हैं, लेकिन अब वो बोल रहे हैं नहीं इस साल हम आपको ऐसे नहीं करें, ऐसे नंबर नहीं देंगे, ठीक है ना। अब आपने वो जो अल्फा बीटा गामा निकाला उसको यहाँ पे डाल के इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अपने आप में एक क्वेश्चन होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ा सा धोखा हुआ है आप लोगों के साथ में, बट चलो कोई बात नहीं। सो व्हाट इज द फर्स्ट आइडिया, कोई तो एक लाइन है, ठीक है ना, उस लाइन के ऊपर क्या है, कोई तो एक पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे इसको 0 0 0 के इक्वेट करते हैं तो यू गेट अ पॉइंट व्हिच इज ऑलरेडी लाइंग ऑन इट व्हिच इज बेसिकली 1 -1 एंड 0। और एक्चुअली इसी पॉइंट से 1 -1 0 से ही आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके एक और पॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कितना दूर जाना चाहते हैं हम यहाँ पे पी पॉइंट के लिए हम यहाँ पे 4√14 डिस्टेंस जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आइडिया इज अगेन सेम कि हम यहाँ पे पहले तो लाइन के ऊपर लैम्डा के टर्म्स में क्या निकाल लेंगे, लाइन के ऊपर लैम्डा के टर्म्स में अपना पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इक्वल टू लैम्डा लिखो, पहले एक्स के साथ कंपेयर करो तो 2 लैम्डा +1 दिखाई दे रहा है, राइट। सो पी पॉइंट हम यहाँ पे पहले लिख रहे हैं लैम्डा के टर्म्स में, क्या आ जाएगा 2 लैम्डा +1। फिर लैम्डा के साथ में y वाले टर्म को कंपेयर करके -3 लैम्डा -1 एंड ऐसे ही z वाले को कंपेयर करके डायरेक्टली लैम्डा आपको दिख रहा है, ठीक है ना। वंस यू हैव p इन प्लेस तो आपके यहाँ पे AP डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, दिस माइनस दैट का स्क्वायर मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर, फिर दिस माइनस दैट का स्क्वायर -1 कैंसिल होके 9 लैम्डा स्क्वायर एंड यहाँ पे कैंसिल करके डायरेक्टली लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। और AP का जो लेंथ दे रखा है वो 4√14 है, तो अगर मैं स्क्वायर कर लूंगा तो यहाँ पे 16 × 14 बनेगा और राइट हैंड साइड में टोटल कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 14 लैम्डा स्क्वायर। तो 14 तो कर दो सेक्रीफाइस, तो यहाँ से लैम्डा के 2 पॉसिबल वैल्यूज आए हैं आपके पास में +-4। सो नाउ वी नीड टू डिसाइड कि यार हमने +4 लेना चाहिए कि -4 लेना चाहिए, एंड उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है वो क्या है कि आपको वो पॉइंट सिलेक्ट करना है जो ओरिजिन के पास में है, नियरर टू ओरिजिन, ऑलराइट। सो करके देखना पड़ेगा, नियरर टू ओरिजिन के लिए आपका मैग्नीट्यूड कम आएगा इसका मतलब, राइट। सो लेट मी कैलकुलेट बोथ द पॉइंट्स। P का एक पॉसिबिलिटी निकालते हैं जब मैं लैम्डा की वैल्यू +4 ले रहा हूं, ठीक है ना। सो लैम्डा की वैल्यू +4 ले रहे थे, यहाँ पे डालना है तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा,
उसके बाद में यहाँ पे डाल के आपका इसमें कितना हो जाएगा -13, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। एंड ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू -4 लेता हूं तो क्या होगा, -4 लेने से यहाँ पे आपका बनेगा -7, -4 लेने से यहाँ पे आपका बनेगा 11 एंड यहाँ पे -4। तो आई गेस आप देख के बता सकते हैं कि -4 वाली क्वांटिटी हम सिलेक्ट करेंगे। -4 वाली क्वांटिटी क्यों सिलेक्ट करेंगे बेटा? -4 वाली क्वांटिटी इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड क्लियरली छोटा देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे आपके उसमें 7 है, जबकि मैग्नीट्यूड में यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, तो ऊपर वाले का अंडर रूट ऑफ x² + y² + z² बड़ा आने वाला है, तो वो दूर है और ये पास में है, ठीक है ना। वंस दिस दूर पास का आइडिया इज क्लियर टू यू, तो अगर आपको यहाँ पे 7, 11 एंड -4 क्लियर हो चुका है, तो अब अगला सवाल हमारे यहाँ पर कौन सा है बेटा? अगला सवाल आपका सीधा सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसा आपका यहाँ पर जो स्टैंडर्ड टॉपिक है, वो तो आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए कि मतलब सवाल देखते से आपके यहाँ पर जो है पेन चलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस और करो इसके ऊपर, तो क्योंकि सवाल आपके रेगुलरली आ ही रहे हैं, ठीक है ना। सो व्हाट वी वांट, ये वाली जो लाइन है इसका डिस्टेंस इससे निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या होता है, दोनों ही लाइन से पहले तो आप यहाँ पे एन वेक्टर का कैलकुलेशन कंप्लीट करो, है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप, एन वेक्टर जो होता है वो क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। सो क्या है 1 2 3, उसके साथ में आएगा 2 1 1। तो अगर आप आई कैप के साथ में देखोगे तो कितना हो जाएगा 2 - 3 मतलब -1। उसके बाद में माइनस जे कैप के साथ में कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 - 6 मतलब -5 एंड के कैप के साथ में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 एंड -4 मतलब -3, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव इज -i कैप + 5 जे कैप एंड -3 के कैप। हाफ ऑफ द टास्क इज डन। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज ए बी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो जो पॉइंट है उसको ध्यान से हम यहाँ पे नाम देना चाहते हैं। ए क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर लिया है, पी बी ऑलरेडी यूज्ड है, तो कुछ और नाम यूज कर लेते हैं। लेट अस से सी डी वेक्टर नाम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज नॉट यूज्ड राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बताना जरा आपका यहाँ पे, अगर मैं अपना जो सी पॉइंट है इसी को बोल दूं क्या, या इनफैक्ट इसी का नाम बेसिकली हमने पी रखा हुआ है, राइट। तो इसका नाम ऑलरेडी पी है, विच इज बेसिकली व्हाट -7 11 एंड -4, जो अल्फा बीटा गामा यहाँ से आने वाला है, वो वाले पॉइंट का नाम अभी तक कुछ रखा नहीं है, तो चलो उसको हम क्यू नाम दे देते हैं फिर, ठीक है ना। दैट पॉइंट विल बी हाउ मच, यहाँ पे XYZ को 0 से इक्वेट करोगे, सो -5 10 एंड 3 आपको मिलेगा, राइट। सो PQ वेक्टर यहाँ से कैलकुलेट करना बनता है आपका, तो कैलकुलेट PQ वेक्टर, हाउ मच विल दैट बी। PQ वेक्टर आपको हो जाएगा दिस माइनस दैट मतलब यहाँ पे 2i कैप, फिर दिस माइनस दैट मतलब -j कैप एंड दिस माइनस दैट मतलब 7k कैप, ठीक है ना। दोनों वेक्टर्स आ गए, मतलब अगले स्टेप में आपका आंसर ही आने वाला है। बधाई हो, आपका सवाल हो चुका है सॉल्व। लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दिस। तो आपके यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कैसे आता है, दोनों को डॉट करो, ये वाला वेक्टर और वो वाला वेक्टर डॉट करो दोनों को, ठीक है ना। तो कितना आएगा -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा -5, उसके साथ में आ जाएगा -21, और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा आपके एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट के अंदर कितना जाने वाला है, यहाँ पे आएगा 125 एंड 9, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे अब इसका कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो कितना बच रहा है आपके पास में, ये हो जाएगा आपका मॉड के साथ में कर लेते हैं, है ना, माइनस साइन अच्छा नहीं लगता है इसके ऊपर। तो ओवरऑल आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी बेसिकली 28/√35। सो यही आपका करेक्ट आंसर है वैसे, ठीक है ना। बट इफ यू नोटिस तो ऐसा कुछ आंसर आपको दिख नहीं रहा है, आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर अपने आंसर को बताना है। सो वन थिंग कैन बी डन डेफिनेटली, आप यहाँ पे बेसिकली 28 और 35 में देख सकते हैं कि 7 बेसिकली कॉमन फैक्टर है, सो कैंसिलेशन हो सकता है। तो ऐसे करते हैं 4 अलग निकालते हैं, 4 अलग निकालने के बाद में ये जो 7 बचेगा है ना, उसको बेसिकली अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो 7 × 7 बनेगा, एंड यू कैन राइट बेसिकली डिनोमिनेटर आल्सो एज 7 × 5। तो 7 कैंसिल करके आपका 4√7/5, 4√7/5 मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जा सकता है। डन है। सो ये आपका एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, लेकिन फिर से यहाँ पे नोटिस करो कि आपको पहले तो ये सवाल सॉल्व करवाया है कि भाई पास वाला पॉइंट क्या है, फिर उस पॉइंट की मदद से लाइन क्रिएट करवा के आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सवाल स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज ऐसे भी सवाल होते हैं जिसके अंदर केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके भी आपके 4 नंबर आपको मिल रहे होते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती है जब हम यहाँ पे एक्चुअल पेपर देने जाते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि अरे यार थिंग्स आर टेकिंग टाइम मोर देन वी एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस उस डायरेक्शन में आपकी होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, द vertices B and C of a triangle ABC lie on the line this. Okay, vertices B and C of triangle ABC lie on the line this. The coordinates of A and B are this and that respectively, and C is at a distance of 10 units from B. तो एरिया ऑफ ABC क्या होना चाहिए। नाउ अगर आपको अपना सिनेरियो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे अगर केवल कैलकुलेशन करने में भिड़ गए, तो कैलकुलेशन करने के लिए तो आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि यार हो सकता है मुझे यहाँ पे B का जो अननोन अल्फा है वो निकालना पड़ेगा, C मुझे नहीं पता है, मैं C निकालने की ट्राई कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ।
एक ऐसे डायरेक्शन में अपने टाइम वेस्ट कर सकता हूं जिसको एक्चुअली नहीं करूंगा तो भी मैं अपने आंसर तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान हमेशा ये होना चाहिए कि फाइनली हमें क्या चीज रिपोर्ट करनी है। तो अगर आपको यहाँ पे एरिया रिपोर्ट करना है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया तो यार हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता है। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। सो इफ दिस इज माय ट्राइंगल, सो व्हाई नॉट फर्स्ट मार्क व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू अस। तो मेरे पास में एक तो ए पॉइंट अगर ये है तो ये मेरे पास में क्लियरली डिफाइंड है, ये 1, 6 और 3 के बराबर है। फिर यहाँ पे बी मेरे पास में पूरी तरह से नहीं है, सी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। और इनके बीच में डिस्टेंस लेकिन मुझे क्लियरली 10 के बराबर देख रखा है। और अब इस ट्राइंगल का अगर एरिया कोई मुझसे पूछता है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट को अगर मैं देखूं तो बस हाइट ही तो मिसिंग है ना यार। तो मैं अगर ये हाइट निकालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हाइट निकालने मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस ए पॉइंट फ्रॉम बीसी लाइन, और बीसी किस पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है, तो ये भी हमारे पास पता है, ठीक है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन बस यहाँ पे लेकिन ध्यान से लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन के लिए उन्होंने यहाँ पे ध्यान से देखो ये 1 - y लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ गलती ना हो जाए इसलिए अब खुद से आप लाइन की इक्वेशन पहले लिख लो। कितना है यहाँ पे x/1 है इक्वल टू y - 1/2 है, एंड यहाँ पे z - 2/3 है, ठीक है। सो क्या करना चाहेंगे हम यहाँ पे, बिल्कुल वही सेम प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे कि लेट अस से m आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो उसको हम लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए इसको इक्वल टू लैम्डा कर लेंगे। अगर ऐसा है तो मेरा जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा m कोऑर्डिनेट, वो कैसा हो जाएगा, m कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली लैम्डा y कंपेयर करके 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z कंपेयर करके 3 लैम्डा प्लस 2। और यहां से मैं निकालना चाहूंगा am वेक्टर। सो am वेक्टर मतलब क्या हो जाएगा कि आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे, दिस माइनस दैट मतलब लैम्डा -1 i कैप। उसके बाद में दिस माइनस दैट करोगे तो आपके इसमें आ जाएगा 2 लैम्डा -5 j कैप, एंड दिस माइनस दैट करोगे तो आपके उसमें आ जाएगा 3 लैम्डा -1 k कैप। डन है यहां तक। सो हमारे पास में एम वेक्टर आ गया है। अब लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो क्या है हमारे पास में, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर फिर से अगर आप यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज बेसिकली i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये कहां से आता है, डायरेक्टली आपके जो डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ क्वांटिटी है ना, उसके आगे i j के लगा के ही आपका डायरेक्शन बन रहा होता है, ठीक है ना। चलिए, सो इफ वी हैव दीज क्वांटिटीज इन प्लेस, तो आपको यहां पर am डॉट d का वैल्यू अभी कैलकुलेट करना है 0 के बराबर। am डॉट d आपका 0 के बराबर होना चाहिए, तो आप यहां पे अगर डॉट करेंगे तो ये लैम्डा -1 आता है, यहां पे आपके उसमें कितना आता है 4 लैम्डा -10 आता है, एंड लास्ट में आपके उसमें 9 लैम्डा -3 आता है, ठीक है ना। कितना बनेगा यहाँ पर फिर से अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज अगेन गिविंग अस अ वेरी गुड वैल्यू ऑफ लैम्डा, 14 लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू एग्जैक्टली 14। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे फिर से आपकी 1 के बराबर बनी है, ठीक है ना। सो वी आर प्रीटी लकी, कैलकुलेशन ज्यादा हैवी नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ बैड वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब करेंगे क्या, क्या पूछा है अब हमसे, क्या बच गया है कैलकुलेट करने का, देखो जरा। हमारे पास अगर लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एम वेक्टर निकालना प्रीफर करूंगा, ठीक है ना, कि एम वेक्टर मेरा कितना हो जाएगा। एम वेक्टर क्यों, एम वेक्टर निकाल के देखो, यहाँ पे अगर मैं डालता हूं तो 0 i कैप, यहाँ पे अगर मैं 1 डालता हूं तो कितना हो जाएगा -3 j कैप, एंड यहाँ पे अगर मैं 1 डालता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2 k कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, एम वेक्टर का जो लेंथ है, वही तो आपका हाइट का वैल्यू होना चाहिए ना, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे 0 + 9 + 4 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका √13 हो जाएगा। एंड अगर आपका एम वेक्टर यहाँ पे √13 आ चुका है तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा कि सेकंड आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। इज दैट फाइन, दिख रहा है क्या। एरिया का आंसर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस दे रखा है 10 और हाइट अभी आपने निकाली है √13, ठीक है ना। कैंसिलेशन के बाद में 5√13 इज द फाइनल आंसर। डन। तो ये वाला क्वेश्चन फिर आपका इस तरह से था कि यार इसके अंदर ऐसा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिख रहा है, लेकिन उसको यूज नहीं करना है, आपको उतना ही यूज करना है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन दिस इज। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे पॉज करके पहले इसको देखो अगर आपने पहले देखा नहीं है तो, एंड आई रियली फील फॉर दीज गाइज जिन्होंने 23 जनवरी शिफ्ट में अपना पेपर दिया था, बिकॉज आपको अगर ये समझ में आएगा कि करना क्या है तो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे ना। तो कभी भी अगर 3D ज्योमेट्री में नया सिनेरियो आ जाता है देन इट बिकम्स अ बिट चैलेंजिंग, अदरवाइज तो 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा टाइम भले ही ले लोगे लेकिन सॉल्व हमेशा हो जाता है, ठीक है ना। सो 3D ज्योमेट्री काफी डिपेंडेबल टॉपिक है, बट दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपने यहाँ पे जो है हिम्मत रख के सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब सोचने की ट्राई करो। इफ द इमेज ऑफ दिस P पॉइंट, इस लाइन में जब मैं लेता हूं तो Q आता है, लेकिन Q का इमेज जब मैं दूसरी लाइन में लेता हूं तो वापस P आ जाता है। आपने लाइन चेंज कर दी है लेकिन तब भी यहां पे इमेज वही आ गया है वापस।
मतलब ये तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर आप किसी एक पॉइंट का इमेज पकड़ रहे हो, किसी एक पॉइंट का अगर आप इमेज लेना चाहते हो, ठीक है ना, और उसका इमेज अगर ऑलरेडी क्यू आया है, पी का इमेज अगर ऑलरेडी क्यू आया है, तो क्यू का इमेज पी आएगा। लेकिन आपने जिस लाइन को कंसिडर किया था पहले, अब आप उस लाइन को कंसिडर नहीं कर रहे हो। ये वाली लाइन अलग है और ये वाली लाइन आपकी अलग है, ध्यान से देखो, है ना। यहां पे आपका 2 1 -5 है, यहां पे 2 1 1 है। ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल भी नहीं है, ये दोनों लाइंस किसी एंगल पे है। तभी आपके पास में पी क्यू का इमेज वापस पी कैसे आ सकता है? अगर आपने ये सोच लिया तो आपको आंसर करते आ जाएगा इस क्वेश्चन को, है ना। एंड यू विल बी एबल टू फाइंड सम शॉर्टर अप्रोचेस एज वेल। क्या सोचना चाहिए आपने यहाँ पे कि यार देखो, ये तभी हो सकता है जब आपके पास में जो ये दूसरी लाइन है ना, वो एग्जैक्टली ये व्हाइट और ग्रीन के इंटरसेक्शन से ही पास हो रही हो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप जो बोल रहे हो वैसा हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब आप यहां पे कहना चाहते हो कि ये जो पी और क्यू का मिड पॉइंट यहां पे आपका लाइन ग्रीन की लाइन के ऊपर आ रहा है ना, वही आपका यहां पे इंपॉर्टेंट इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का। इस लाइन का और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, वो बेसिकली आपका यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, राइट। और इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने वाला आपका वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में पी क्यू वेक्टर भी आपका बनेगा। तो ऑल इन ऑल हमें समझ में आ रहा है कि देखो, क्यू तक तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको बीच में एम नाम दे दूं तो मुझे क्यू की एक्चुअली अब कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्यू निकालना चाहिए, तो फिर आप बहुत मेहनत ज्यादा करने वाले हो। बिल्कुल मत निकालो। आपको यहाँ पे ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे जिसके अंदर क्यू तक गए हैं लोग। बुक्स में भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे जिसके अंदर क्यू वगैरह कैलकुलेट करके रखा हुआ है। वो तो बहुत ही खराब सॉल्यूशन है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो ढूंढो यहाँ पर, इस तरह से अपनी अप्रोचेस ढूंढा करो, ठीक है ना। मैं पहले क्या निकालना चाहता हूँ, एम निकालना चाहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2, ठीक है ना। तो इसको मैं लेटर से लाइन 1 कह दूं, ठीक है ना, और इसको मैं लाइन 2 कह दूं। तो लाइन 1 लाइन 2 का जो इंटरसेक्शन है वही है ना, L1 एंड L2। ओके, तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं तो आइडिया क्या होता है कि किसी एक लाइन को आप लैम्डा के बराबर करो। किसी एक लाइन को अगर आप लैम्डा के बराबर करते हो तो आपका इसमें एक जनरल फॉर्मेट रेडी हो जाता है। तो एम का जनरल फॉर्मेट लैम्डा की टर्म्स में क्या जनरेट होगा, ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा, उसके साथ में आएगा लैम्डा माइनस ए, एंड उसके साथ में आएगा लैम्डा। अब ये जो आपने यहाँ पे पॉइंट जनरेट किया है, अगर ये वाकई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दिस शुड सेटिस्फाई आवर लाइन 2 ऑल्सो। तो इसको लाइन 2 में सब्स्टिट्यूट करवा दिया। अगर मैं इसको लाइन 2 में सब्स्टिट्यूट करवाऊंगा तो 2 लैम्डा आएगा इस पॉइंट पे। सो 2 लैम्डा माइनस 2b अपॉन 2। राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका लैम्डा माइनस 2a हो जाएगा, लैम्डा माइनस ए मतलब लैम्डा माइनस 2a अपॉन 1। एंड राइट हैंड साइड में जब आप लैम्डा डालते हो तो लैम्डा प्लस 2b अपॉन -5 ऐसा आ जाएगा। तो यहां से अगर आप 2 को कैंसिल करवा देते हो तो ये सिंपल इक्वेशन आपकी क्या बनने वाली है ना, सॉल्व करने के लिए ये आपकी बन जाएगी, सो सॉरी, लैम्डा माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 2a। मतलब यहां से लैम्डा कैंसिल करके आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो b है वो आपका, सो सॉरी, जो आपका यहाँ पे b है वो 2a के बराबर है, ठीक है ना। ये चीज तो आप संभाल के रखिए, है ना, काफी ज्यादा जरूरी इक्वेशन आ चुकी है। लेकिन अभी हमने क्या नहीं सॉल्व किया है, अभी हमने इसके पास वाले इक्वेशन को थोड़ी सॉल्व किया है, उसको भी सॉल्व करते हैं। चलो, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से मिल रहा है, ऊपर ही लिख लेते हैं इनफैक्ट, कि -5 लैम्डा एंड साथ में आ जाएगा 10a, है ना। और राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है कितना, ये मिल रहा है लैम्डा प्लस 2b। और अगर आप यहाँ पे इसको लैम्डा को उस तरफ लेके जाते हैं तो 10a जो है ये आपका हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 2b के बराबर, राइट। 2b इनफैक्ट एक अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करवा देता हूँ 2, तो मेरे पास में यहाँ पे 5a 3 लैम्डा प्लस b के बराबर आता है। एंड इनफैक्ट b की वैल्यू मैं यहाँ पे 2a से रिप्लेस करवा सकता हूँ। सो b की वैल्यू अगर मैं 2a से रिप्लेस कराऊंगा तो ये उस तरफ जाएगा, तो आपका जो 3a है वो 3 लैम्डा के बराबर आएगा। मतलब लैम्डा की जगह आप a यूज कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैम्डा की जगह आप a इस्तेमाल कर सकते हो, और लैम्डा की जगह अगर आप a इस्तेमाल कर सकते हो तो ये काफी अच्छा आपके यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ a। सो m अल्टीमेटली आप यहाँ पे क्या बता पाओगे, इसके चलते m आप यहाँ पे फाइनली कितना बता पा रहे हो, ठीक है ना। m आपका यहाँ पे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ a, क्योंकि लैम्डा की जगह a डल जाएगा तो ये आ जाएगा 2a, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा a। ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका बेसिकली m का लोकेशन आ चुका है। m का लोकेशन आपके पास में है, p का लोकेशन आपके पास में है। आप यहाँ पे अब फर्दर a का कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्योंकि a आ गया तो b आ गया, a और b आ गया तो आपका आंसर आ गया। अब a तक पहुंचना है कुछ करके मुझे,
ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि यार ये जो पी क्यू या पीएम वाला डायरेक्शन बनेगा ना, वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब इन दोनों लाइंस को क्रॉस करके रख लो। अगर आप इन दोनों लाइंस का क्रॉस क्रिएट करते हो तो कितना आएगा, इन दोनों लाइंस का क्रॉस क्रिएट करते हैं चलो। तो व्हाट डू वी हैव एज द इनपुट, दोनों लाइंस के डायरेक्शंस आई जे और के, और उसके साथ में आपको क्या मिल रहा है, पहली वाली लाइन की क्या है 2 1 1, दूसरी वाली लाइन की क्या है डायरेक्शंस 2 1 -1, राइट। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो यहां से आपके उसमें जो n वेक्टर आने वाला है, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, आई कैप के साथ में आ रहा है यहाँ पे माइनस दिस -5 -1 मतलब -6, उसके बाद में माइनस जे कैप के साथ में कितना आ रहा है, ये आ रहा है -10 एंड देन -12 हो जाएगा टोटल, एंड देन के कैप के साथ में कितना आ जाएगा, के कैप के साथ में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल आपका यहाँ पर जो डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है ना, अगर आप यहाँ से 6 कॉमन निकालते हो देन द डायरेक्शन एक्चुअली कम्स आउट टू बी -i कैप प्लस 2 j कैप। सो दैट इज हाउ द n वेक्टर, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन शुड लुक लाइक। लेकिन मेरे पास में क्योंकि ऑलरेडी क्या है अवेलेबल, मेरे पास में ऑलरेडी p और q के कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल है। p कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है a 2 एंड a के बराबर दिया है। ऐसे ही जो m मैंने निकाला है वो कितना निकाला है, ये मैंने 2a 0 एंड a के बराबर निकाला है। सो मेरा जो यहाँ पे pm वेक्टर आ रहा है, सोचो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे pm वेक्टर आ रहा है उसका भी तो सिमिलर डायरेक्शन होना चाहिए। pm वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस माइनस दैट मतलब a i कैप, दिस माइनस दैट मतलब -2 j कैप, राइट। एंड देन उसके साथ में दिस माइनस दैट किया ना, दिस माइनस दैट किया एंड दिस माइनस दैट किया, तो ये आपका 0 k कैप। तो k कैप तो ऑलरेडी आपके यहाँ पर मैच कर रहा है, मतलब बाकी दोनों भी आपके मैच करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो कि यहाँ पे -2 है लेकिन यहाँ पे कितना है, j कैप के साथ में +2 आया है। तो ऐसे करते हैं कि माइनस साइन भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो -6 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो अब तो यहाँ पे एकदम ही 1-on-1 मैचिंग हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पर k कैप नहीं है, वहां पर भी k कैप नहीं है, यहाँ पे j कैप के साथ में -2 है, यहाँ पे भी -2 है, मतलब i कैप वाले टर्म्स भी आपके मैच करना चाहिए। मतलब कंपेयर करके आपको a का वैल्यू मिल गया है 1 के बराबर, मतलब b का वैल्यू मिल गया है 2 के बराबर इक्वेशन से, और इसलिए a + b जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है 3 के बराबर, ठीक है ना। सो इस क्वेश्चन के अंदर आपको q का कोई ऐसा जो है इस्तेमाल नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पे रियलाइज करना है कि अरे ज्योमेट्री क्या बन रही है। अगर मैं किसी एक पॉइंट का इमेज ले रहा हूं एक लाइन में, और वो जो इमेज आया उसका वापस इमेज वही सेम पॉइंट आ जा रहा है लेकिन किसी दूसरी लाइन में आ जा रहा है, देन इस तरह का लाइंस का सिचुएशन होना जरूरी है। दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो काफी बढ़िया सवाल लगा मुझे, इस तरह के सवाल क्योंकि थोड़े कम देखे हुए हैं। ये एग्जाम में थोड़ा सा करना हो सकता है कि बच्चों को एकदम से नया फील यहाँ पर आया होगा इसको देख के, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, यहां देखें क्या चल रहा है। L1 दिया है, L2 दिया है बढ़िया तरीके से, एंड और क्या दिया है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट R एंड P and Q द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन L1 एंड L2। अब ये वाला सवाल जो है ना, ये वाला सवाल आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो 3D ज्योमेट्री के आइडिया से, लेकिन किसी ने फोर्स थोड़ी क्या है कि आप एग्जाम में नहीं, अगर क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री का तो 3D ज्योमेट्री से ही करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कितना सुंदर आपका यहाँ पर अरेंजमेंट होने वाला है कि यार हम सोचेंगे ना यार, कुछ और तरीके भी यहाँ पर सोचेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपके पास में एक लाइन पहले से दिया हुआ है L1, ठीक है ना, ऐसे ही आपके पास दूसरा लाइन भी दिया हुआ है L2, और ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम भी दिया हुआ है। कितना नाम दिया है उसको नाम दिया है आपने R के बराबर। L1 L2 मेरे पास में है, ठीक है ना। L1 की इक्वेशन पूरी तरह से गिवन है, L2 की इक्वेशन पूरी तरह से गिवन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं R के ऊपर, ये भी गिवन है। P एंड Q आपके यहाँ पे लाया करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लाइन के ऊपर। तो ये आपका अगर लेटर से लाइन 1 है, ये आपका लाइन 2 है, तो यहाँ पे कहीं P मार्क कर लो, यहाँ पे कहीं Q मार्क कर लो, राइट। P और Q आपने मार्क कर लिए। सो यहाँ से अगर ये आपको दे रहा है कि PR का जो डिस्टेंस है वो कितना है, PR का डिस्टेंस अगर कोई आपको दे दे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, कितना है √29 के बराबर, और उसके बाद में आपको यहाँ पे PQ जो वेक्टर बनने वाला है उसका भी डिस्टेंस दे दिए। ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना है, ये है आपका √ के अंदर 47/3 के बराबर। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है, इफ पॉइंट P लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट देन QR जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके 27 से मल्टीप्लाई करना है। तो यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा ट्राइंगल दिख रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे RQ को थोड़ी देर के लिए X से रिप्लेस कर दूं, इसको अगर मैं X से रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, और अगर समहाउ मैं इस एंगल तक पहुंच पाऊं विच इज थीटा, तो मैं यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई कर सकता हूं। कोसाइन रूल अप्लाई करके यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ cos थीटा। और cos थीटा लाना कोई मुश्किल काम है क्या, लाइन 1 लाइन 2 के डायरेक्शन वेक्टर्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं, ये डायरेक्शन वेक्टर है, ये डायरेक्शन वेक्टर है, तो आप उसकी मदद से cos थीटा तक पहले पहुंच जाओ, ठीक है ना, और फिर आप यहाँ पे उसको यूज कर लेना। क्या कहते हैं,
ये मुझे लगता है कि काफी एक अच्छा तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और काफी शॉर्ट तरीका भी है। देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं तो देखो क्या है मेरे पास में, कॉस थीटा का कैलकुलेशन। कॉस थीटा का कैलकुलेशन कैसे आएगा, दोनों वेक्टर्स उठाओ, डॉट करो, क्या आएगा, पहले आई मल्टीप्लाई करके 10, जे मल्टीप्लाई करके 6 एंड के मल्टीप्लाई करके 4, इतना हो गया। नीचे क्या आएगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 और 16, और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड मतलब आ जाएगा आपका 25, 4 और 1। कितना बनता है ये कॉस थीटा का वैल्यू आपका, ये बनता है टोटल 20 ऊपर, नीचे आपके इसमें क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, 4, 29, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 29 और 1 और 30। ठीक है, सो आपके ये पर्टिकुलर कॉस थीटा का वैल्यू बनता है। लेकिन कॉस थीटा अगर मैं अपने ट्राइंगल के फॉर्म में से अगर अप्लाई करता हूं तो कितना बनता है ना, वो यहाँ पे देखते हैं और उसको इक्वेट कर देंगे यार, और क्या करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज, कि कॉस थीटा आपका यहाँ पर बनता है आसपास वाली साइड्स का स्क्वायर का सम, है ना। जब भी मुझे कॉस थीटा लिखना है तो इसके पास में कौन कौन सी साइड्स हैं उनको देखना होता है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर, सामने वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा 47/3 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आसपास वाले साइड लेंथ्स। आसपास वाले साइड लेंथ क्या है आपके, √29 है एंड उसके साथ में x है। बस यही है। अगर आप इसको सॉल्व करते समय कॉस थीटा के वैल्यू रिप्लेस करवा दो, कितने रिप्लेस करवा दोगे, कॉस थीटा के वैल्यू यहां से पिक करना और यहां पे रिप्लेस करवा रहा हूं, तो आपके कॉस थीटा की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी कितनी, 20 अपॉन √29 √30। राइट हैंड साइड में क्या क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करता हूं तो कितना है ये 29, 3 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 87 एंड 40/3 यहां पर बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। नीचे अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ √29 एंड देन x लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो कैंसिलेशन डेफिनेटली हम सबका करने का मन कर रहा है, √29 तो बहुत ही गंदा दिख रहा था, लेकिन चलो कम से कम वो तो कैंसिल हुआ। और हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, वी कैन नोटिस दिस कि अगर मैं 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो भी हमारी इक्वेशन कोई खास बुरी नहीं बन रही है। यहाँ पे 40x अपॉन √30 आने वाला है एंड राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि यार ये x स्क्वायर के साथ में 40/3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो 40, 33 थोड़ा कुछ अच्छा तो लग रहा है, वैसे थोड़ा तो अच्छा लग ही रहा है, ठीक है ना। सो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेसिकली सजेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि इस क्वांटिटी को भी थोड़ा सा ना अंदर ले जाते हैं अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के अंदर अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, एंड अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे ये क्वांटिटी x के साथ में, ठीक है ना। एक बार ये चीज यूटिलाइज करो कि हमने यहाँ पर क्या किया है, इस 40 को भी अंडर रूट के अंदर भेजा है। एक तो आपके यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें 4 अगर बाहर निकालता हूँ, 4 अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 2 बन के बाहर आएगा, एंड देन अंदर हमारे पास में √40 ही बचने वाला है रूट के अंदर। तो रूट के अंदर 40 और 3 और ये 40 और 3, ये एक्चुअली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जहां पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप क्रिएट कर रहे हो ना, ये आपको सीधा आंसर ही निकाल के दे देगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सो व्हाट वी हैव नाउ इज बेसिकली सम क्वांटिटी x स्क्वायर, उसके साथ में यहां से मैं क्या कर रहा हूं 4 कॉमन निकाल के 2 लिख रहा हूं और राइट हैंड साइड में भेज रहा हूं, तो कितना आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ वॉट एवर रिमेन्स, ये बचेगा आपका अंडर रूट के अंदर 40/3 x के साथ में, एंड यहां पे आपके जो ऑलरेडी था वो कितना था 40/3। तो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया ना। क्या बन गया आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपके पास में यहाँ पे x माइनस अंडर रूट के अंदर 40/3 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 0 के बराबर आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 40/3। और यही आपका जो लेंथ बचा है वो आ चुका है। तो इसका स्क्वायर करना है और फिर यहाँ पे 27 उसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर करोगे तो 40/3 आएगा, 27 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 के कैंसिलेशन से आपको 9 मिलेगा, 9 इंटू 40 करके 360 आपको यहाँ पर फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। सो फाइनल आंसर कुछ ऐसा लिखेंगे हम, फाइनल आंसर सब कुछ सिंप्लीफाई करके 360 इज द आंसर, ठीक है। मतलब फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनता है। सॉल्यूशन का फिर से यहाँ पे लेंथ देखो, है ना, इट इज वेरी शॉर्ट, अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज दैट वी हैव कैलकुलेटेड इज सो स्मॉल कि हम इसको प्रेफर डेफिनेटली करेंगे ओवर एनी अदर अप्रोच जहां पर हमने क्या किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है r, है ना, दिया हुआ थोड़ी है r, वो तो बोला है केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फिर कुछ करके q वगैरह के ऊपर बात करी है, वो सब नहीं करो, राइट। एक लेकिन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे और डिस्कशन डिमांड करता है, एंड ये उन्हीं बच्चों को दिखाई देगा जो थोड़ा और ज्यादा क्वेश्चन की डेप्थ में यहाँ पे एनालाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक चीज बोल रखी है। इन्होंने क्या बोला है, हालांकि यहाँ पे आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि यार हमें p किस पॉइंट को लेना है जो फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करे। इसका मतलब कुछ मल्टीपल सिनेरियोस बनेगा। अगर मैं एक्चुअली p के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आएंगी p के लिए,
और वो जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आएंगी उनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी जिसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, जिसका मतलब होता है कि वो फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो बाकी सारों को हटा के उस वाले पी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा कैलकुलेशन को, ठीक है ना। एंड तब जाके फिर यहां पर आपका आंसर आएगा। तो देखो ऑलरेडी ये बात करने में हैवी लग रहा है कि पहले तो पी आएगा, मल्टीपल वैल्यूज आएंगे, फिर हम किसी चीज को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है ना। वो सारे काम आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे और वो चीज हमारे फिगर में भी एक्चुअली हमने देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो पी पॉइंट है वो कहां पे लाई करता है, वो पी पॉइंट L1 के ऊपर लाई करता है। तो वो नीचे भी तो हो सकता था, और जैसे आप कहते हो कि पी यहां पर भी आ सकता है, राइट। सो आपके पास में जो एंगल यहां पे बनेगा वो पाई माइनस थीटा बनेगा। कितना बनेगा? पाई माइनस थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर जो है वो दूसरा वाला जो क्वांटिटी है उसके साथ में भी एक बार कैलकुलेशन करके देखना चाहिए कि आपका फाइनल आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ आई गेस कि इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे और क्लैरिफिकेशन चाहिए, लेकिन तब भी द लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन सिंस इट इज सो स्मॉल एंड यहाँ पे हमारा आंसर भी आ रहा है, आई वुड तो प्रीफर दिस सॉल्यूशन ओवर एनी अदर सॉल्यूशन एनी डे, ठीक है। आप लोग भी यहाँ पर इस तरह से इसलिए फॉर्मेस वगैरह याद रखें। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया इसको क्या कहते हैं, कोसाइन रूल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, लेट अ लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस बी परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दैट। अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसके अंदर ऐसा एक तो देख के लग रहा है कि इतना बड़ा है। यही चीज जब यहाँ पे इन बच्चों को 24 जनवरी को अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दी होगी तो एक अच्छा लंबा सा पैराग्राफ जैसा फील हुआ होगा। अब आप देखना कि यहाँ पे ये जो इतना सारा इन्होंने यहाँ पे डेटा दिया है वो बहुत कुछ यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ठीक है ना। कुछ जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही कैलकुलेट करो और आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। लेट अ लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस इज गिवन। एंड लाइन L क्या करती है, आगे जगह YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करके Q क्रिएट करती है। तो क्योंकि इतना सारा अब यहाँ पे आगे Q तक पहुंचने की बात चल रही है तो लाइन तो देखो लिख लेते हैं। लाइन लिखने के लिए क्योंकि परपेंडिकुलर की बात चल रही है तो हम यहाँ पे इनका परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो I कैप, J कैप, K कैप के साथ में पहली वाली लाइन के कंपोनेंट्स क्या है, 4 1 1, दूसरी वाली लाइन के क्या है 1 1 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, I कैप के साथ में -1 माइनस J कैप के साथ में कितना आएगा, ये आ जाएगा फिर से -1 एंड देन K कैप के साथ में कितना आ रहा है, K कैप के साथ में आपको मिल रहा है 3, राइट। सो दिस एक्चुअली बिकम्स -I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप। इस डायरेक्शन में आपका वो लाइन जाएगा, कौन सा वाला, इस लाइन में आपका लाइन, इस डायरेक्शन में आपका लाइन जाएगा जो L लाइन है, L नाम का जो लाइन है ना वो इस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो L लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पॉइंट तो पहले से देख रखा है। सो हो जाएगा x - 1 y - 1 z - 1। नीचे क्या क्या है आपके पास में डायरेक्शन के लिए, ये वाले वैल्यूज है -1 1 एंड 3, -1 1 एंड 3, राइट। सो L आपके पास में यहाँ पे अभी आ चुका है। अब ये लाइन जो है आगे जाके YZ प्लेन को जब हिट करेगी, ये जाके जब YZ प्लेन को हिट करेगी तो YZ प्लेन के अंदर खास बात क्या होता है कि x की वैल्यू 0 होती है। YZ प्लेन में x की वैल्यू 0 होती है। तो x तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर ही दो कि आपको जो भी पॉइंट यहाँ पे निकालना है उसके अंदर x की वैल्यू तो 0 है ही है। अगर आप यहाँ पे x के लिए 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में -1/1, -1 मतलब 1 मिलेगा। ये हो जाएगा y - 1 के बराबर, ये हो जाएगा z के साथ में कितना है, ये हो जाएगा z - 1/3 के बराबर, ठीक है ना। तो y कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, इसका मतलब आपका 2 के बराबर आ रहा है। एंड ऐसे ही z कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे मेहनत करके, q का कोऑर्डिनेट एकदम परफेक्टली निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। q का कोऑर्डिनेट आपका क्या आया है, 0 2 एंड 4 आया है। तो हमारे पास p ऑलरेडी है, हमारे पास q ऑलरेडी आ चुका है। आगे अब ये क्या बोल रहा है, अनदर लाइन पैरेलल टू L एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट S इंटरसेक्ट्स द YZ प्लेन एट R। फिर से YZ प्लेन को हिट कर रहा है, R पे हिट कर रहा है। Then the square of the area of the parallelogram PQRS is equal to what? So now the question is कि क्या आप ये फील कर पा रहे हो कि यार पैरेललोग्राम बनाने के लिए या पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए आपको चारों के चारों वर्टिसेस नहीं चाहिए होते हैं, कम से भी आपका काम चल जाता है। जैसे आपके पास में यहाँ पे एक P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, Q आपने मेहनत करके निकाल लिया है, कितना निकाला है 0 2 4 निकाला है, PQRS। S क्या है, S उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा है कि यार यहां से आप अपनी लाइन बना रहे हो 1 0 -1 से, और वो किसके पैरेलल जानी चाहिए, वो PQ के ही पैरेलल जानी चाहिए। अनदर लाइन पैरेलल टू R, पैरेलल टू L, अनदर लाइन पैरेलल टू L। क्यों, क्योंकि वो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बनाना चाहता है, ठीक है ना। और वो भी कहां जाके हिट कर रहा है, वो भी YZ प्लेन पे जाके हिट कर रहा है। लेकिन क्या ये मुझे चाहिए, अगर मैं इसका एरिया बताना चाहता हूं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे PQ वेक्टर के ऊपर शिफ्ट कर जाऊंगा। मैं अगर यहाँ पे एरिया की बात कर रहा हूं तो मैं PQ क्रॉस
पी एस निकाल के अपना काम चला सकता हूं, पी क्यू क्रॉस पी एस, और यहां पे अब कोई डेटा मिसिंग नहीं है। सो लेट अस नॉट कैलकुलेट वॉट एवर दे आर सेइंग। ये इन्होंने जो भी बोला है ना, ये एक्चुअली इस फिगर को बनाने के लिए ही बोला है, आर कैलकुलेट करने के लिए नहीं दिया है उन्होंने इंफॉर्मेशन, वो ये फिगर हम अच्छे तरीके से बना ले इसलिए दिया है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, इसके साथ में क्या आ रहा है, पी क्यू। पी क्यू मतलब क्या हो जाएगा, दिस माइनस दैट मतलब -1, दिस माइनस दैट, दिस माइनस दैट, है ना। तो आ जाएगा यहाँ पर 1 एंड दिस माइनस दैट करके 3, डन है। फिर आपको यहाँ पे पी एस लिखना है, सो दिस माइनस दैट करके 0, दिस माइनस दैट करके -1 एंड दिस माइनस दैट करके -2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो और देखो कि आपका पी क्यू क्रॉस पी एस कितना आ रहा है, राइट। सो आई कैप के साथ में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 एंड साथ में यहाँ पे +3, तो आ जाएगा 1 के बराबर। फिर माइनस जे कैप के साथ में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 के बराबर, राइट। एंड देन के कैप के साथ में कितना आ रहा है, के कैप के साथ में आ जाएगा आपका 1 के बराबर, ठीक है ना। तो ये जो आपका आया है क्वांटिटी आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसी का स्क्वायर चाहिए क्या हमें, क्योंकि पी क्यू क्रॉस पी एस से ही आपका क्या आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का स्क्वायर ही हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं पी क्यू क्रॉस पी एस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, विच विल बी 1 + 4 + 1 मतलब 6 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर इज 6। ओके, देखने में सवाल थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन उन्होंने क्या है, सिनेरियो समझाया है आपको, इसलिए वो बड़ा हो रहा है। कैलकुलेशन आपकी नहीं है उतनी बड़ी, देखो ध्यान से बोर्ड के ऊपर कैलकुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दैट इज √2। दिस क्वेश्चन आई लाइक, आई थिंक दिस क्वेश्चन यू ऑल विल आल्सो लाइक, क्योंकि हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे करते आए हैं, ये उसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा, है ना। तो हम यहाँ पे बेसिकली अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कैलकुलेशन करने के लिए क्या नोटिस करते हैं कि यार पॉइंट्स क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है ना। सो पॉइंट पहले वाली लाइन के ऊपर क्या है, पहली लाइन के ऊपर -1, 2 एंड 4 है। दूसरी वाली लाइन के ऊपर पॉइंट क्या है, यहां से देखो 0 के इक्वेट करके, तो 0, 1 एंड 1 है, मतलब ए बी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, है ना। यहां से दिस माइनस दैट करके आई कैप आएगा, दिस माइनस दैट करके -j कैप, दिस माइनस दैट करके -3 के कैप आएगा। एक सक्सेस आपको मिल चुकी है, ठीक है, कि भाई ए बी वेक्टर आ गया। नेक्स्ट आपका काम क्या होता है, नेक्स्ट आपका काम होता है कि आप यहां पे कैलकुलेट करें नॉर्मल वेक्टर। सो नॉर्मल वेक्टर के लिए किस चीज का क्रॉस होने वाला है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। यहां पे आपका क्रॉस होगा बेसिकली, उधर से उठा लेते हैं अल्फा -1 एंड माइनस अल्फा, एंड यहां से उठा लेते हैं अल्फा 2 एंड 2 अल्फा, ठीक है ना। आई थिंक वी आर सॉर्टेड। आई कैप के साथ में देखते हैं कितना आएगा, -2 अल्फा एंड माइनस ऑफ -2 अल्फा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस जे कैप के साथ में कितना है, 2 अल्फा स्क्वायर एंड देन अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर, एंड यहाँ पे के कैप देख लो लास्ट, के कैप के साथ में कितना आएगा, 2 अल्फा एंड देन फर्दर अल्फा ऐड होगा तो 3 अल्फा। सो हमारा यहाँ पे जो बेसिकली अब नॉर्मल वेक्टर बनना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए मुझे केवल डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंटली चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यार इसको सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो उतना कर लो। यहाँ से अगर कुछ कॉमन वगैरह निकल रहा है तो निकाल लो आप यहाँ से कॉमन, ठीक है ना। जैसे यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, लेट अस से 3 अल्फा। तो 3 अल्फा अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे तो बचेगा 0 आई कैप, उसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा -अल्फा जे कैप, है ना, और यहाँ पे तो 3 अल्फा निकल गया तो नॉर्मली के कैप ही बचा। तो आई विल ट्रीट दिस एंटिटी एज माय नॉर्मल वेक्टर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, इस चीज को बोल सकते हैं हम, इस चीज को बेसिकली हम अपना नॉर्मल वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। सो मेरे पास में नॉर्मल वेक्टर भी आ गया है, मेरे पास में ए बी वेक्टर भी आ गया है। तो अगली स्टेप आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही होती है, और वो कैसे कैलकुलेट होता है, दोनों को डॉट करो। डॉट करेंगे तो पहले 0 आएगा, डॉट करेंगे तो फिर अल्फा आएगा, एंड डॉट करेंगे तो यहाँ पे आपका -3 आएगा, ठीक है ना। नीचे कितना आएगा, जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं नॉर्मल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड आएगा। सो अंडर रूट के अंदर क्या क्या है, 0 अल्फा स्क्वायर एंड 1, 0 अल्फा स्क्वायर एंड 1, ठीक है ना। ये आपका बेसिकली बना हुआ है, इस चीज को आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, एंड आई गेस वी आर गुड टू गो। आपके यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्योंकि √2 है, तो यहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसकी जगह √2 बोलो और दोनों साइड स्क्वायर कर लो। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 1, राइट हैंड साइड में आपको मिल रहा है अल्फा -3 का होल स्क्वायर। सो इफ यू ओपन दिस तो आपके इसमें आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4 अल्फा, नहीं इसका स्क्वायर थोड़ी ओपन हो रहा है, ये तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। सो 2 अल्फा स्क्वायर यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड -6 अल्फा प्लस 9। सो इफ यू टेक एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा एंड -7 इज इक्वल टू 0। सो दैट्स व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन, जहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अपने
अल्फा के दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है फिर आगे चल के, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। इनफैक्ट यहीं से अगर आपके अल्फा निकल रहे हैं तो सम ऑफ वैल्यूज के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे -b/a का फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना। सम ऑफ रूट्स के आइडिया से आप डायरेक्टली यहाँ पे -6 आंसर बता सकते हैं। कोई फर्दर यहाँ पे रूट्स के फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, हालांकि आपको दिख रहा है कि आप काफी इजिली वो भी कर पा रहे हैं। ऑलराइट, सो -6 यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। जब भी आपको पता है कि प्रोसेस क्या है वो कर देना चाहिए, है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस का तो प्रोसेस ध्यान कर ही लो। 2 लाइंस दिखाई देंगी, दोनों में से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करो, ए बी वेक्टर लिखो। दोनों लाइंस में से डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस करो, एन वेक्टर लिखो। बस इन दोनों का डॉट करके इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, वही शॉर्टेज डिस्टेंस है। अगर सब कुछ गिवन होता है तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाता है, अगर कोई अननोन होता है तो इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन आ जाता है, ठीक है ना। सो ये वाला सेक्शन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन पे, शॉर्टेज डिस्टेंस पे, एंड इसका पैटर्न भी एकदम सेट है ना, तो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान रखें। अगला सवाल देखो क्या है, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग द लाइन दिस एंड दैट आर इक्वल देन a + b + c इज व्हाट। नाउ अगेन, है ना, ये वाला सवाल भी आप नोटिस करो कि आप अगर पॉज करके इसको सोचोगे तो आप क्या आंसर्स यहां पर बताना चाहोगे, ऑलराइट, या क्या प्रोसेस आप यहां पे सजेस्ट करना चाहोगे। क्योंकि मैं फिर से यहां पर आपको थोड़ा शॉर्ट अप्रोच बताने वाला हूं। रेगुलर अप्रोच भी यहां पर मैं आपके साथ में वैसे डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि उस रेगुलर अप्रोच का एक हिस्सा तो हमें अपने शॉर्ट अप्रोच में भी यूज करना ही पड़ेगा। तो सोचते चलो यहां पर आप भी साइड बाय साइड। मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कोई तो एक लाइन है बेसिकली, ठीक है ना। ओके, क्या खास है इस लाइन में, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग L1 एंड L2, राइट। सो हमारे पास में जो पॉइंट अभी यहां पे अवेलेबल है, ओके, वो यहां कहीं है लेट अस से, लेकिन मैं इस लाइन के अलोंग जब चलता हूं तो मुझे येलो लाइन तक पहुंचने में जितना समय लगता है, इस लाइन के अलोंग चल के भी मुझे येलो लाइन तक पहुंचने में उतना ही समय लगता है। ऐसा कुछ बेसिकली यहां पर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। एक बार आप भी सोच के देखो कि ओके, इज इट व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग। बताओ जरा, पकड़ पा रहे हो इतनी बात कि मेरे पास में एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 1, 2 एंड A। मैं चलता हूं L1 के अलोंग, राइट, पहली वाली लाइन के अलोंग चलना स्टार्ट करता हूं और इस पॉइंट तक अगर पहुंचता हूं तो इसका नाम दिया मैंने Q। और फिर मैं यहां पे दूसरी लाइन के अलोंग चलता हूं और फिर यहां तक पहुंचता हूं तो इसको नाम दिया मैंने R, ठीक है ना। तो मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि ये इक्वल है डिस्टेंसेस, P से लेके Q एंड P से लेके R आपके डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे लॉजिक जो है, जो स्टैंडर्ड अप्रोच है जिसके अंदर आपकी यहाँ पे डबल लेवल पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो ये है कि आप बोलते हो कि अच्छा ठीक है, मैं जो लाइन 1 के अलोंग अपना वेक्टर देख पा रहा हूँ, है ना, लाइन 1 के अलोंग जो आपका वेक्टर है उसको D1 वेक्टर अगर मैं नाम देता हूँ तो वो कितना है आपका 3i कैप + 4j कैप + bk कैप। और वैसे ही आपका जो लाइन 2 के अलोंग डायरेक्शन वेक्टर है वो भी आप यहाँ पे लिख लो, क्योंकि अदरवाइज लाइन से हमें कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमें इस लाइन के पैरेलल चलना है, हमें उस लाइन के पैरेलल चलना है, ठीक है ना। तो एक्चुअली उन लाइंस पे जो पॉइंट लाई कर रहे हो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे नहीं। अच्छा, लेकिन वो वाला पॉइंट एक्चुअली यही वाला है पॉइंट है, वो 1 2 A वाला ही पॉइंट है, तो यहाँ पे वो पॉइंट वैसे भी हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके इसमें i कैप + 4j कैप एंड ck कैप, राइट। तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि देखो, अगर आप यहाँ पे बेसिकली Q का कोऑर्डिनेट लिख लेते हो पहली वाली लाइन की मदद से, है ना, क्योंकि वो सेम ही लाइन है, पॉइंट भी यही है, डायरेक्शन भी यही है, तो वही वाली लाइन है आपकी। वो वाली लाइन के ऊपर अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हो तो Q हो सकता है ना, कैसे पता चलेगा, इसको इक्वल टू लैम्डा करो, इसको इक्वल टू लैम्डा करो और उस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई करवा दो, उस पॉइंट को इस लाइन पे सेटिस्फाई करवा दो, क्योंकि हम Q के ही कोऑर्डिनेट को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर ऐसे ही आप यहाँ पे सेकंड लाइन के लिए इक्वल टू म्यू करो, इक्वल टू म्यू करके आप उसको भी यहाँ पे पहली वाली लाइन पे सेटिस्फाई करा दो, क्योंकि हम इक्वल टू म्यू करके जो पॉइंट आ रहे हैं उसको R बोल रहे हैं और R हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां से आपके इसमें मल्टीपल इक्वेशंस बनेंगी, मल्टीपल इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके इसमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, A B C के यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकल कर आने चाहिए, ठीक है ना। ये तरीका है, अगर आप यहाँ पे कुछ और नहीं करना चाहते हैं तो, लेकिन करके देखना, आपको थोड़ा समय लग सकता है। हम यहाँ पे अभी देखते हैं अपना एक नया तरीका इसको सॉल्व करने का, विच आई गेस कैन कम टू माइंड वेरी इजीली, क्योंकि जैसे आपने फिगर बनाया और आपने बोला कि यार ये दोनों डिस्टेंसेस आपके बराबर आए हैं, तो वैसे ही एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की फीलिंग तो आई गई है। मतलब एंगल जो मैं यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बना सकता हूं, ठीक है ना। आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो लाइन है उसका डायरेक्शन वेक्टर भी हम जानते ही है ना, कितना 1 to 1 है। सो i कैप + 2j कैप + k कैप, इस वेक्टर के साथ में जो इस वेक्टर का एंगल आएगा और इस वेक्टर का एंगल आएगा, दोनों सेम आना चाहिए।
इस चीज को भी तो हम यूज कर सकते हैं। उससे इक्वेशन कैसी बनेगी देखना पड़ेगा, लेकिन इस चीज को यूज तो कर ही सकते हैं, राइट? कि अगर मैं लिखता हूं कि cos थीटा निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉम्बिनेशन से, तो कैसे निकलेगा? इन दोनों का डॉट करते हैं, डॉट करेंगे तो यहां पर हमारे पास में आई कैप के 1 आएगा, जे कैप के साथ में 8 आएगा और फर्दर यहाँ पे सी आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है? √6, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, 16 एंड सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 प्लस सी स्क्वायर। ये जो आपके इसमें बेसिकली cos थीटा आया है, बिल्कुल ऐसे ही cos थीटा इन दोनों की कॉम्बिनेशन से भी बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3, उसके साथ में आ जाएगा आपका यहाँ पे 8 एंड साथ में आ जाएगा b, और नीचे कितना आएगा? नीचे आएगा इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड फिर से 6 है एंड नीचे वाले का मैग्नीट्यूड यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस b स्क्वायर। तो ये इक्वेशन देख के काफी बुरी लग रही है ना? आपको लग सकता है कि सर ये इक्वेशन सॉल्व करने से बेटर है कि मैं वो मल्टीपल इक्वेशंस बना लूं, एक बार लैम्डा के साथ में क्यू की कैलकुलेशन, एक बार म्यू के साथ में आर की कैलकुलेशन एंड देन कंपेयर करूंगा, बहुत सारी इक्वेशन बनेगी तो क्या हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे नंबर्स के साथ में थोड़े कंफर्टेबल हैं तो आप यहाँ पे एक्चुअली सोच सकते हैं कि यार बी और सी क्या होंगे, ठीक है ना? ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अलग सा थॉट लगे कि ओके ऐसे कैसे इतनी बड़ी इक्वेशन में हम कैसे बोल रहे हैं कि हम अपने आंसर्स को सोच सकते हैं। तो देखो ट्राई करेंगे। आपके उसमें यहाँ पे देखो √6 तो ऑलरेडी बराबर है। कितना अच्छा हो कि मेरे पास में ऐसे बी और सी आ जाए कि यार ऊपर वाला न्यूमरेटर भी मैच कर जाए और ये जो अंडर रूट वाला जो एक्स्ट्रा टर्म है वो भी मैच कर जाए, तो दोनों यहाँ पर जो है इक्वल हो जाएंगे। बी और सी का कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सो आप यहाँ नोटिस करो कि देखो ये 8 और 8 तो ऑलरेडी मैच कर रहा है ना? यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे क्या है, सी को 2 यूनिट बड़ा होना पड़ेगा, सी को बी के कंपैरिजन में 2 यूनिट बड़ा होना पड़ेगा तो आपका न्यूमरेटर मैच करेगा। लेकिन ऐसे नहीं, मतलब वो 2 यूनिट बड़ा होने के बाद में फिर आपके डिनोमिनेटर भी मैच करने चाहिए, उसी कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन मानेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इमेजिन करना कि अगर मैंने लेटर से बी को 1 ले लिया, अगर मैंने बी को यहाँ पे 1 लिया है, राइट? सो सी को मुझे 2 यूनिट बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब सी को मुझे 3 लेना पड़ेगा ताकि न्यूमरेटर मैच हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला है तो ये टोटल कितना बन रहा है 12, यहाँ पे अगर मैंने 3 डाला है तो टोटल फिर से आपका कितना बन रहा है 12। तो ये चीज तो आपके हैंडल हो गई। नीचे √6 आपका ऑलरेडी हैंडल्ड है, और अगर आप यहाँ पे अब सी की वैल्यू लेके चल रहे हैं कितना 3, तो स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 9, ऐड करके कितना आ जाएगा √26। और इंटरेस्टिंगली बी की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 1 ली है तो 1 स्क्वायर आपके यहाँ पे 25 में ऐड करके फिर से 26 ही बना रहा है अंडर रूट के अंदर, मतलब आपने यहाँ पे जो पहला ही कॉम्बिनेशन चेक किया वो वर्क कर रहा है। सो दैट्स हाउ इजी द कैलकुलेशन फॉर बी एंड सी कैन बी इफ यू ट्रस्ट कि आप इस तरह से भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? क्या यार ऐसे भी तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, इसमें दिक्कत क्या है, राइट? अगर किसी को दिक्कत पता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। मुझे लगा कि काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर थॉट है जहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ओपन करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन आपका और ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना? फिर तो हम वो लैम्डा और बी वाले अप्रोच ज्यादा प्रीफर करेंगे उसके कंपैरिजन में। तो मेरे पास क्या हुआ है यहाँ पे एकदम देखते से ही एक ही स्टेप लिखा है अभी मैंने, एक्सप्लेन करते समय यहाँ पर मुझे लग गए होंगे 10 मिनट, मुझे वो नहीं पता, ठीक है ना? लेकिन आप बोर्ड के ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे बोर्ड के ऊपर तभी एक ही स्टेप आया ना, ठीक है ना? सो इन जस्ट 1 स्टेप आई एम एबल टू गेट टू द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। अब एक ही वैल्यू तक आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस मैंने तो क्योंकि देखो अपना एंगल का काम तो यूज कर लिया है, एंगल को यूज करके मैंने अपना जो है वेरिएबल जितने निकल सकते थे निकाल लिए, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट के ऊपर जाना ही पड़ेगा। पॉइंट के ऊपर जाने का तरीका वही है जो हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे थे कि यार चलो हम यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट को लैम्डा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो ये वाला भी प्रोसेस मेरे ख्याल से आप अगर एक बार देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यही आपको एक बार फिर से करना होगा, यही आपको फिर से एक बार करना होगा, है ना? अगर आप ये वाला आइडिया एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो, ठीक है ना? सो लेट मी जस्ट ट्राई टू राइट क्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा यूजिंग माय फर्स्ट इक्वेशन। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 2 एंड बी लैम्डा प्लस ए, ऐसा आपको मिल रहा है। लेकिन अब अच्छी बात क्या है, अब अच्छी बात यह है कि बी का वैल्यू तो मेरे पास में ऑलरेडी 1 के बराबर है ना, तो मैं क्यों टेंशन लूं, बी का वैल्यू ऑलरेडी 1 के बराबर है तो इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो थोड़ा अच्छा हो गया ना यार, ठीक है ना? अच्छा तो मेरे पास में यहाँ पे अगर ये क्यू है तो यार ये तो एल के ऊपर लाई करना चाहिए, अगर ये वाकई मेरा क्यू है तो इसने एल के ऊपर लाई करना चाहिए, ठीक है? एल लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए, मतलब एल कौन सा है, ये वाला, इसको हम लाइन एल बोल रहे हैं, ठीक है ना? इसके ऊपर लाई करना चाहिए। तो अगर मैं इसके ऊपर सेटिस्फाई करवाता हूं तो मेरे पास में क्या इक्वेशन आएगी, 3 लैम्डा प्लस 1 जाएगा इसके साथ में, सो 3 लैम्डा बचेगा अपॉन 1, उसके बाद में 4 लैम्डा प्लस 2 जाएगा इसके साथ में, तो 4 लैम्डा प्लस 2 नीचे आपका 2 आएगा एंड उसके साथ में आएगा ये कितना है लैम्डा प्लस ए, सो लैम्डा प्लस ए माइनस 1 अपॉन 1 आएगा, ठीक है ना? सो फ्रॉम हियर पहले दो को इक्वेट करके आप लैम्डा निकाल लो और बाकी दो में इक्वेट करते समय आप लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, है ना? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। सो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो क्या होगा, इन दोनों को कंपेयर करके अगर मैं लैम्डा निकालता हूं
सो बेसिकली आपका 3 लैम्डा 2 कैंसिल करवा दूं, 2 लैम्डा प्लस 1, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई है 1 के बराबर। लैम्डा की वैल्यू अगर आपकी 1 के बराबर आई है तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है ना। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या होगा, इस तरफ आएगा आपका लैम्डा की वैल्यू 1 के साथ में 3, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 के साथ में आपका डायरेक्टली ए ही आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद। सो ए का वैल्यू आ गया आपका 3 के बराबर, जो बेसिकली मिसिंग क्वांटिटी थी आपकी। ये सुन, तो आपके ए बी और सी तीनों आ गए हैं, यही आपको चाहिए था, ए प्लस बी प्लस सी, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ यार, मजा आ रहा है कि नहीं सॉल्यूशन देख के? एंड इट इज नॉट वेरी कॉमन कि हम यहाँ पे कुछ अलग हटके सॉल्यूशन डिस्कस कर पाए, क्योंकि मोस्टली जेईई मेन के अंदर आपके रेगुलर ही क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट दे दिया, लाइन दे दी, इमेज निकाल के बताओ, पॉइंट दे दिया, लाइन दे दी, डिस्टेंस बताओ। तो जब भी आपके स्टैंडर्ड यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे तो फिर उसके अंदर कोई नई अप्रोच थोड़ी होगी। उसके अंदर तो हम ऑलरेडी इतने सालों से जो डिस्कस करते आ रहे हैं एज टीचर्स, आप भी एज स्टूडेंट्स जो सॉल्व करते आ रहे हो, वही अप्रोच फॉलो करके आंसर निकालोगे। लेकिन जब थोड़ा कुछ अलग कोई कर देता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि यार यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट या अलग अलग टीचर अलग अलग थॉट यहाँ पे लेके आएंगे और अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। सो आई थिंक कि ये वाला हमारा थॉट काफी अलग है ना, एंड इट डेफिनेटली डिजर्व्स अ डिस्कशन, राइट? दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इन सम एफर्ट्स टू ब्रिंग दिस सॉल्यूशन टू यू गाइस। तो आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या निकलेगा? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 7 निकलेगा, विच इज अवर फाइनल आंसर एज वेल, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड व्हाट एल्स वी हैव, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस, let q be image of this point in the line that, then the distance of q from the line, this is what. Now this is a pretty standard question, लेकिन इसके अंदर भी फॉलो अप है ना। आप यहाँ पे अगर केवल ये पहला ही स्टेटमेंट अगर बोलो कि q is image of this point in that line, ठीक है ना, तो ये अपने आप में एक सवाल है यार। इसके ऊपर और सवाल पूछने की जरूरत क्या थी? p पॉइंट यहाँ पे आपने दे दिया है 3, 2 and 1, फिर आपने यहाँ पे मेहनत करवा के q निकलवाया ना, तो 4 नंबर दे दो भाई। वैसे ही नहीं मिल रहे नंबर है, लेकिन उन्होंने नहीं, इतने इजीली नहीं। अब हम आपको और एक लाइन देंगे, है ना। और एक लाइन कैसी बनी है हमें क्या पता कैसी बनी है, लेकिन ऐसे ही कुछ तो ड्रॉ करना है, इसलिए कर देते हैं। चलो और एक लाइन लेटर से हमने ऐसे कुछ बना ली। अरे भाई, अरे ऐसा होता है क्या? ओके, और एक लाइन फिर से बना लेते हैं। तो और एक लाइन हमने लेटर से ऐसी बना ली। तो यहाँ पे आपको फिर से इमेज निकालना पड़ेगा ना यार, आपको एक लेवल और फिर यहाँ पे जो है कवर करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम और स्पेंड करना पड़ेगा कि अब यहाँ जा रहे हो, इमेज नहीं निकालना, अच्छा इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस नए लाइन के साथ में आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला निकाल के अपना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही सवाल अपने आप में सिंपल है। पहला सवाल इमेज का है, जो हम करना चाहते हैं, एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, राइट? यहाँ पे आप इसको n नाम दे दो अगर यहाँ पे m दिया है तो, ठीक है ना। आप पहले यहाँ पे क्या निकालोगे? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो। कैसे निकालोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आप यहाँ पे पहले इस पहले वाली लाइन के लिए इक्वल टू लैम्डा करोगे, फिर ये n आया है लैम्डा के टर्म्स में, फिर आप यहाँ पे अपना जो pn वेक्टर है उसका डॉट इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ में 0 करवा के अपना लैम्डा निकालोगे। लैम्डा निकालोगे तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप कहां तक पहुंचोगे? q तक पहुंचोगे। और q तक अगर पहुंच गए तो फिर आपका फिर से यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सवाल है जहां पे आपको अपना डिस्टेंस निकाल के बताना है। तो अगेन आप फिर वही काम करोगे कि इसको म्यू के टर्म्स में मानोगे। Q आ चुका है, इसको म्यू के टर्म्स में मानोगे तो आपके यहाँ पे QM वेक्टर आएगा। QM वेक्टर को इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के साथ में डॉट करके 0 करोगे तो आपके इसमें यहाँ पे M पॉइंट निकल कर आएगा। M आ जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आपका डिस्टेंस भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे निकाल के बताओ, सिंस वी हैव डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स इन रेगुलर क्लासेस। आई एम प्रीटी श्योर कि ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको ट्राई करें एंड कमेंट्स में यहाँ पर मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, एंड आपको सॉल्यूशंस कैसे लगे हैं ये भी आप मुझे बताओ, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस आपके साथ में करते रहेंगे जहां पे इट इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग टू द आंसर, है ना। हम यहाँ पे आराम से समय स्पेंड कर रहे हैं आपके साथ में ताकि आप ये समझ पाएं कि क्वेश्चंस का अगर नेचर थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो उनको अटेंड आप कैसे कर सकते थे एग्जाम में, उनको आप अप्रोच कैसे कर सकते थे एग्जाम में। एंड ये सारी जो लर्निंग्स हैं, कहीं ना कहीं यही लर्निंग्स आपको आगे आने वाले अटेम्प्ट में हेल्प करेंगी, राइट। नॉट जस्ट लुकिंग एट द सॉल्यूशन बट ऑल्सो फीलिंग कि यार क्या डिफरेंट हो रहा है अब यहाँ पे जेईई के अंदर। जैसे फॉलो अप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर वो सॉल्व करके एक और क्वेश्चन बनेगा, उसको सॉल्व करो, फिर आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहो, ठीक है ना। आपके लिए यहाँ पे फिर से जो मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, जिस तरह के आपका मटेरियल आपके साथ में शेयर किया जाएगा, उन सब में सब बातों का ध्यान रखा जाएगा कि ये प्रैक्टिस आपकी होती रहे, ठीक है। चलिए, एंड विद दैट आई गेस लेट अस स्टॉप एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो क्वेश्चंस अब यहाँ पे बच गए हैं, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन। सो देयर आर 5 मोर क्वेश्चंस दैट यू कैन सॉल्व, बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो बचे हुए 5 सवाल हैं
वो आप बहुत आसानी से कर लोगे। जहां तक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, मुझे यकीन है कि मैंने एकदम ठीक ठाक किया है सब कुछ, ठीक है ना। सो आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें शायद ज्यादा फॉलोअप भी नहीं है, एंड वो जैसे हम क्लास में यूजुअली क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही, ठीक है ना। कितने बचे हैं? मेरे ख्याल से 5 सवाल और बचे हैं आपके। 15 में से 10 क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मार्क्स ऐप के ऊपर चले जाना। मार्क्स ऐप पे जाके आप जब यहाँ पे अपने मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में जाओगे तो यू विल डेफिनेटली फाइंड द टॉपिक 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री कहाँ चला गया है? ओह माय गॉड, इतना नीचे। तो आप यहाँ पे देखो कि आपके यहाँ पर क्या करके रखे हैं। बेसिकली टॉपिक लेवल पे सारी चीजें यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन करके रखी हुई है, राइट। तो आप यहाँ पे अपने पीवाईक्यूज में जाओगे तो यू विल फाइंड बेसिकली 2026 के क्वेश्चंस, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन जैसे हमने नहीं किया है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगेन आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि कौन कौन से हमने कर लिए, कौन कौन से हमने नहीं किए हैं, राइट। एंड देन यू कैन बेसिकली सॉल्व द वंस जो आपके यहाँ पे अभी बचे हुए हैं, राइट। सो दिस कैन बी समथिंग दैट यू कैन डू आफ्टर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एंड मिलते हैं फिर यहाँ पर इस तरह के डिस्कशंस को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग भी मेहनत करते रहें, बिकॉज देयर इज नो अल्टरनेटिव टू पुटिंग इन हार्ड वर्क। क्योंकि यहाँ पे टैलेंट की देखो यहाँ पर बच्चों कमी नहीं है, ठीक है ना। टैलेंट इंडिया में कूट कूट के भरा है बच्चों के अंदर, एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि यार इतने सारे ग्लोबल कंपनीज में इतने बड़े बड़े पोजीशंस पे इंडियंस जाके बैठे हैं, क्योंकि इंडिया में जगह कम पड़ रही है ना, इतने सारे टैलेंट को रखने की। तो बाहर जा जाके यहाँ पे जो है हम अपनी जगह हथिया लेते हैं, ठीक है। सो टैलेंट इज टू मच, राइट। लेकिन डिफरेंस कौन क्रिएट करता है फिर यहाँ पे? जो ज्यादा हार्डवर्क करेगा, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, वो यहाँ पे ज्यादा बेटर यहाँ पे रैंक लेके ज्यादा बेटर कॉलेज और ज्यादा बेटर सीट एंड ज्यादा बेटर ब्रांच बेसिकली यहाँ पर जो है अपने नाम कर पाएगा, ठीक है ना। कंपटीशन थोड़ी सी ऐसी है कि इसको आपको थोड़ा सा गेम की तरह ट्रीट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अगर इंडिया अगर यहाँ पे खेलने के लिए उतरी है, राइट, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार वो ऐसे ही उतरी है, वो जीतने के लिए उतरी है। तो अगर उनको यहाँ पे ज्यादा रन मारने पड़ेंगे तो ज्यादा रन मारेंगे, बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, है ना, डाई मार के कैच लेना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जीत सकती है, ठीक है। सो वैसे आपको यहाँ पर सोचना है कि यार हर चीज करेंगे हम यहाँ पे, है ना, प्रिपरेशन भी अच्छे से करेंगे, एनालिसिस भी अच्छे से करेंगे, मॉक टेस्ट भी देंगे, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस भी बना के रखेंगे। ये सारे एलिमेंट्स को मिला जुला के फिर हम यहाँ पर जो है उस सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार इस बार हम पेपर फोड़ के आएंगे, ठीक है ना। चलो, सो पेपर फोड़ना है, याद रहेगा सबको। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।